हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये आपकी क्लास होती है डेली दोपहर 12 बजे। ये आपकी रैंडम क्लास है। इसमें जीएस का पोर्शन कवर किया जाता है और कभी भी किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हम उठा करके आपको करा देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन वही होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वही क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो ये दोपहर 12 बजे वाली क्लास आपके लिए हो जाती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस क्लास से सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में जिस तरह के इसमें कराए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। पीडीएफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं 50 क्वेश्चन संविधान के। तो पॉलिटी से हमने 50 क्वेश्चन उठाए हैं और इस तरह के क्वेश्चन उठाए हैं जो पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही आज मैं आपको कराने वाला हूं। और सेकंड पार्ट में फिर आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। आपको तीनों मंत्रियों के नाम पता चल जाएंगे। अगर आपको पता है कि कौन कौन से 3 मंत्री थे तो बताना है कि इनमें से कौन सा एक मंत्री नहीं था। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ड्यूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या फिर बेबल योजना। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन भी इसमें होंगे जो आप देखते ही आंसर टिक कर दोगे, और बहुत हार्ड भी होंगे जिनका आपको पता भी नहीं है, और थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे जो आपको पता है लेकिन उसमें फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता है। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो फटाफट अपना आंसर करते रहिए कि कौन सी योजना होगी। तो यहाँ पर हो जाता है आपका माउंटबेटन योजना। 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना थी माउंटबेटन योजना। इनके आंसर्स आपको नीचे ही मिल जाएंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ में आंसर सहित आपको क्वेश्चन सारे के सारे मिलने वाले हैं। बस यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए, फटाफट आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होने वाला है आपका फैजपुर अधिवेशन। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। 8 लाख व्यक्तियों की, 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, 11 दिसंबर 1946 को
किसे संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या KM मुंशी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान की प्रारूप या संविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में या फिर सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1924, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करते रहिए। आज सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन और आंसर में ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो उद्देशिका यानी 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है, संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपसे सेम टू सेम इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है, और बहुत बार ये क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछा गया है जिस तरह से रखा है। क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ तो फिर आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज क्या होती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है तो सीधे सीधे ऐसे ही पूछा गया है, इसीलिए तो आया हुआ क्वेश्चन है। और जब आया हुआ है तो आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा। तो फटाफट बताइए कि कौन सा संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? USA के संविधान से, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 या फिर भाग 4। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अभी तक कभी भी नहीं किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान की उद्देशिका में 1 बार संशोधन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 16, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवादी या राजनीतिक। तो यहाँ पर आपका जोड़ा गया था समाजवाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा और वो भी लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान की बात की जा रही है, तो ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भारत देश महान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान। देखिए बात की जा रही है राजनीतिक व्यवस्था की, तो इसमें संविधान है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए, जापान, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। सूची कितनी होती है? 3 सूची होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। समवर्ती सूची में अवशिष्ट आ जाते हैं और बाकी आपको ध्यान रखना है कि किस सूची में क्या आता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, फ्रांस या फिर आयरलैंड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीति की बात उसी की मानी जाती है आजकल जिसके पास होती है आय, यानी कि पैसा। आयरलैंड अगर वो अनीति की बात भी कर रहा है तो उसको सभी लोग एकदम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल सही कह रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई अमीर आदमी है और उसने कंपनी के शूज़ पहने हुए हैं यानी नाइकी के, तो उनको लगेगा कि हाँ वाकई ये ओरिजिनल होंगे, चाहे वो फर्जी वाले हों। और एक बच्चा है आप जैसा बेरोजगार और उसने ओरिजिनल क्वालिटी के पहने हुए हैं, तो लगेगा ये तो कॉपी ही पहन सकता है। तो वही चीज़ है, ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं, तो आपको बताना है। अभी पिछला ही क्वेश्चन है कि ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। तो अभी अभी आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आयरलैंड वाली बात आप कभी भी नहीं भूलोगे, यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपको बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग कमेंट करोगे तो देखिए आपका क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएगा और जो आप कमेंट करते हो उससे ये भी पता चलेगा कि जितने बच्चे कमेंट करते हैं कि उनके पास कितनी नॉलेज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट आंसर कर दीजिए कि संविधान में मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। बताना है दोस्तों आपको कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की व्यवस्था बतानी है। ब्रिटेन के संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या फिर कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर 24 का राइट आंसर होने वाला है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस भाग में तीनों सेनाओं में पंचायत बनाने की कल्पना की गई थी? तो पंचायत वाली बात किस में आई है? भाग नंबर 9, 10, 11 या 12। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? बात की जा रही है मूल कर्तव्य की। तो भाग 1, भाग 4 का कै, भाग 2 या भाग 4। तो देखिए दोस्तों, एक होते हैं आपके मौलिक अधिकार या मूल अधिकार और एक होते हैं मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य। अधिकारों की बात हर कोई करता है लेकिन अपने कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। तो वही आपसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 का कै। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों के आवंटन की सूची है? तो फटाफट बताना है कि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि अनुसूची के चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची यानी कि चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 8, अनुसूची 9, 10 या 11। तो बताना है कि दल बदल कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो फटाफट आंसर कीजिए 10वीं अनुसूची। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है सी, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 57। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता है अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 6ठी अनुसूची कौन है। तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि 6ठी अनुसूची क्या है। तो अब बताना है कि किस राज्य में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। तो फटाफट अपना आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? क्या राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए
बात की जा रही है विशेष उपबंध की, तो तीसरी अनुसूची होगी 5वीं, 7वीं या फिर 9वीं अनुसूची। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो ये हो जाती है आपकी 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अभी अभी वो ऑप्शन पीछे भी आया था। अब आपको बताना है कि अनुच्छेद 51 ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या एक ऑप्शन आपका रह रहा है। तो फटाफट आपको बताना है कि क्या है। तो देखिए, जो आपका डी ऑप्शन है वही होगा, और वो क्या होगा? अनुच्छेद 40। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 हमको बताता है ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हम लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं। 315, 316, 317 या फिर 318। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा कि हम लोक सेवा आयोग के सदस्य को 317 के अंतर्गत हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। 500 से अधिक रजवाड़ों जिनको बोला जाता था देशी रियासत, तो 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये क्वेश्चन भी आपसे ना जाने कितनी बार पूछा गया है, और सीधे सीधे यही पूछ लेता है कि देशी रियासतों का भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है। तो हमेशा आपका यही आंसर रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, अनुच्छेद 249। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 कहता है आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1953, 1956, 1960 या फिर 1966? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों का व्यापक पुनर्गठन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, तो फटाफट आंसर कर दीजिए। अनुच्छेद 352, 356, 360 या फिर 368? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि अनुच्छेद 352, 56 और 60 किस काम में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में बताने हैं सारे आंसर जितने भी आज आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको प्रत्येक ऑप्शन को डिफाइन करके चलता हूँ। लेकिन ये 100 क्वेश्चन हमने रखे हैं ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, आपका स्कोर चेक करने के लिए कि आपकी पॉलिटी में पकड़ कैसी है और इतने आसान क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। कल हमने जीएस का प्रैक्टिस सेट किया था 38 क्वेश्चन का। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन ही आते हैं जीएस के पोर्शन से। तो सेम उसी पैटर्न के आधार पर हमारा जो कल का जीएस का प्रैक्टिस सेट था वो था पूरे का पूरा बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट के डिक्टो कॉपी के आधार पर। उसी तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और 38 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं,
तो आप समझ सकते हो कि कम से कम 5 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से भी अगर वो लोग कवर करते हैं तो संविधान से भी आपके 5 क्वेश्चन बनने अनिवार्य हैं। कम से कम 5 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा ही कम कर ली जाए तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 4 से कम क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 100 क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो 12 बजे वाली आपकी क्लास है इसको लेना कभी नहीं भूलना है। मैं दोस्तों आपके टाइमिंग चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्लासेस की टाइमिंग, क्योंकि हमारी मॉर्निंग में कोई भी क्लास नहीं हो पाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह में एक क्लास होनी चाहिए कि आप एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सुबह सुबह ताज़ा दिमाग के साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाओ और अपना स्कोर चेक करो कि हाँ हमारा कैसा स्कोर हो रहा है। तो एक नई सुबह की शुरुआत एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और वो भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई सी भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा आपका दोस्तों एकल नागरिकता। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता कौन देता है? तो दोहरी नागरिकता देता है अमेरिका का संविधान। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? जो नागरिकता के लिए शर्तें निर्धारित करता है वो चुनाव आयोग करता है, राष्ट्रपति, संसद, या संसद और विधानसभा दोनों मिलकर के करती हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नागरिकता संबंधी अधिकार है आपका संसद के पास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो जब मौलिक अधिकारों की सुनवाई की जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं, या फिर राष्ट्रपति करेगा। तो देखिए राष्ट्रपति तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं तो शायद राष्ट्रपति भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए आपको पता होगा कि जब भी मौलिक अधिकारों की हनन की बात की जाती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अन्यथा किसी अदर केस में आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर आप हाई कोर्ट चले जाते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय जाना है डायरेक्टली, क्योंकि आपका केस सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता, तो आप जा सकते हो मौलिक अधिकारों के हनन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो मूल अधिकार हैं आपके, तो उनकी संरक्षक कौन है, उनकी देखभाल रख रखाव कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, या फिर मंत्रिमंडल? तो मैंने अभी अभी आपको बताया दोस्तों, जो आपके देखभाल का काम होता है वो करती है न्यायपालिका, आपकी सुरक्षा करती है, और आप इनके हनन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 22? अब आप देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन है, और कम से कम प्रत्येक तीसरे एग्जाम में ये रिपीट होता ही रहता है सेम यही क्वेश्चन कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। तो ये अभी अभी आपके एसएससी स्टेनोग्राफर वाले एग्ज़ाम हुए थे, उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो फटाफट आंसर कीजिए कि कौन सा होगा जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो आप सभी को ही पता है कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इसके सारे के सारे पार्ट्स याद करने हैं, ए बी सी डी जी तक जो भी हैं सभी के सभी याद करने हैं, जितने भी हैं, जितनी भी आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं सभी याद करनी है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछा जाता कि अनुच्छेद 19। आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 19 के ई में क्या है, अनुच्छेद 19 के डी में क्या है, सी बी कुछ भी पूछ लेगा। तो इसके सारे के सारे पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
तो आपको सभी याद कर लेने हैं, वो भी अच्छे तरीके से। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार, या ये सारे के सारे किए जा सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में परिवर्तन कौन कर सकता है, संशोधन कौन कर सकता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित या निम्नांकित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा आदेश है जो जारी किया जाता है? उत्प्रेक्षण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार प्रच्छा। तो जब सरकारी पद किसी अवैध व्यक्ति से बचाया जाता है तो उसके लिए आता है आपका अधिकार प्रच्छा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार, या मूलभूत और विधिक अधिकार दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है? विधिक अधिकार। पहले क्या था ये? मौलिक अधिकार। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो देखिए बात की जा रही है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 16, 17, 18 या फिर 15? तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, यहाँ तक कि आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 के कै तक मैंने आपसे बोला था कि इनके पार्ट्स भी याद करके चलने हैं। जैसे अनुच्छेद 19 का कै, अनुच्छेद 20 का कै, ये सभी आपको याद होने चाहिए 51 के कै तक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो किसमें माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? एक के गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, MC मेहता का मामला, या फिर गोलकनाथ का मामला? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास, संसद, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास। मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 49, और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस करोगे तभी तो आपके पास सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचेंगे, और हम आपको 100% गारंटी का आपको वादा करते हैं। तो आपसे जब ही करेंगे हम प्रॉमिस, जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो आप सिलेक्शन भी तो तभी पाओगे जब तैयारी डेली करोगे। तो प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, फटाफट आंसर करना है कि क्वेश्चन ये है आपका, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है कि हाँ हो सकता है।
कुछ कह नहीं सकते, यानी कि ये है दूसरा ऑप्शन कुछ का, यानी कि कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन कहता है कि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा जब नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित किया जाएगा, या फिर विवादाग्रस्त है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि विवादास्पद मामला है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दोस्तों कुछ का। जब नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए बात की जाती है तो मौलिक अधिकारों का हनन होगा, लेकिन कुछ मौलिक अधिकारों का, सभी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको पता ही है कि वीडियो छोड़ने से पहले आपको लाइक ज़रूर करनी है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी बेहतरीन तैयारी के साथ और भी प्यारे प्यारे और भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, या ये सारे के सारे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज थे ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी तक पूछे हुए क्वेश्चन ही है, क्योंकि मैंने आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर जो भी अब तक के पूछे हुए क्वेश्चन थे पॉलिटी के, वो मैंने आपको करा दिए। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे के सारे मैंने आपको 50 करा दिए हैं। और दूसरी क्लास आपकी होगी फिर से 50 क्वेश्चन की, तो आपके टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। तो ये है 100 क्वेश्चन की सीरीज़। तो सेकंड क्लास भी लेना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।